Hello everyone, welcome to Achievers Station. So today we are going to discuss all you need to know about monopoly. मोनोपोली बहुत कंफ्यूजिंग सा ग्राफ वाला मटेरियल रहता है. ठीक, मोनोपोली वील ट्राई टू डिस्कस इट एज सिंपल एज वी कैन. ठीक है, तो मोनोपोली सबसे पहले होता क्या है. मोनोपोली इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स. वन इज मोनो, सेकेंड इज पॉली. पॉली का मतलब जहाँ पर भी है वो सेलर है, चाहे वो ओलिगोपॉली है, चाहे वो ड्यूओपॉली है, चाहे वो मोनोपॉली है. ठीक, एंड मोनो मीन्स द ओनली वन. ठीक है, तो इसी तरह से मोनोपोली को अगर पूरा मीनिंग देखें तो इसको हिंदी में हम बोलते हैं एकाधिकार, या एकाधिकार को बांटेंगे तो एक प्लस अधिकार बन जाएगा. ठीक, और मोनोपोली बन जाता है मोनो प्लस पॉली. मोनो का मतलब है ओनली वन और पॉली का मतलब है सेलर. तो ऐसा मार्केट या ऐसा उद्योग जहाँ पर जिसका सिर्फ एक ही सेलर है, उसको, उस एरिया को, उस टाइप के मार्केट को हम बोलते हैं मोनोपोली. ठीक, तो मोनोपोली इज वेयर ओनली वन सेलर एग्जिस्ट एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स आर देयर. ठीक, अगर इसके देख लेते हैं, बाजार में एकमात्र विक्रेता मतलब ओनली वन सेलर. विक्रेता ही उत्पादक, जो सेलर है वो ही प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसिंग भी वही कर रहा है. ऐसा क्यों? क्योंकि भाई अगर कोई और प्रोड्यूसर होगा और किसी वो सप्लाई कर रहा होगा मोनोपोलिस्ट सेलर को, सपोज ये कोई इंसान है जो कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है और वो दूसरे इंसान को सप्लाई कर रहा है, और इसकी जो है वो मोनोपोली चल रही है मार्केट में. तो ड्यू टू सब कन्फ्लिक्ट्स या किसी भी रीज़न से किसी और को भी तो सप्लाई कर सकता है, तो मोनोपोली को खतरा है. ठीक है, तो मोनोपोली में बेसिकली जो सेलर होता है वही जो है वो प्रोड्यूसर होता है, कोई अलग से प्रोड्यूसर नहीं होता. ओके, विक्रय की जाने वाली वस्तु की निकट स्थानापन्न वस्तु ना हो, इसको मैं इंग्लिश में बोल देती हूँ. देयर इज़ नो क्लोज सब्सटीट्यूट. देयर इज़ नो क्लोज सब्सटीट्यूट. सब्सटीट्यूट का मतलब है कि हम अगर प्राइस बढ़ रहा है तो हम किसी और चीज़ पर स्विच कर ले रहे हैं. जैसे चाय की आजकल बहुत ब्रांड्स आती हैं. ठीक, तो एक तरह की चाय अगर महंगी हो रही है तो उसका बिल्कुल क्लोज सब्सटीट्यूट हमारे पास है कि दूसरी ब्रांड की हम चाय खरीद सकते हैं. ठीक, या बहुत से ऐसे ऑप्शंस भी आते हैं कि भाई जैसे खुली चाय या फिर है ना अलग से कुछ लोकल ब्रांड्स जो किसी ब्रांड के अंदर नहीं आती, वो चाय भी खरीद सकते हैं. तो अगर मोनोपोली का क्लोज सब्सटीट्यूट है तो मोनोपोली ख़त्म होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता. ठीक है, एंड जो सप्लाई है, सप्लाई, पूर्ति मतलब सप्लाई, सप्लाई पर सेलर का पूरा कंट्रोल होता है, कंप्लीट कंट्रोल ओवर सप्लाई. ठीक, और जो इसकी मांग होती है, डिमांड होती है, वो इन इलास्टिक होती है. इनइलास्टिक होने का मतलब है प्राइस के घटने बढ़ने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वही मोनोपोली है, ऐसी चीज़ कहीं और मिलेगी ही नहीं, तो प्राइस के घटने बढ़ने का फ़र्क नहीं पड़ेगा. लेकिन ये कम परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं होती, रिलेटिवली इलास्टिक होती है, क्योंकि एक टाइम पर प्राइस बढ़ते 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 एक टाइम पर उसका सब्स्टिट्यूट लोग ढूंढ ही लेते हैं या उसको यूज़ करना ही बंद कर देते हैं अगर वो ज़्यादा ही प्राइस बढ़ जाता है तो. इसलिए एकाधिकार या जो मोनोपोली है उसकी जो इलास्टिसिटी है वो रिलेटिवली इन इलास्टिक होती है, परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती. ठीक है, और आड़ित्यची रोच मतलब क्रॉस इलास्टिसिटी जो होती है वो ज़ीरो होती है. क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब है कि जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं उसके वजह से जो उसकी डिमांड चेंज हो रही है तो वो ज़ीरो होती है, क्योंकि सप्लीमेंट्री गुड्स होते ही नहीं है, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते ही नहीं हैं, तो क्लोज सब्स्टिट्यूट से होने वाली जो डिमांड इलास्टिसिटी है वो होगी ही नहीं. ठीक है, तो अगर हम प्राइस इलास्टिसिटी की बात करें तो वो रिलेटिवली इनलास्टिक होती है, और अगर क्रॉस इलास्टिसिटी की बात करें तो वो ज़ीरो होती है या न के बराबर होती है. ठीक है, तो आई होप मोनोपोली का मीनिंग तो क्लियर हो गया होगा. ठीक, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ओनली वन सेलर. ठीक है, कोई फर्म या उद्योग अलग नहीं है, मतलब फर्म और इंडस्ट्री अलग नहीं है जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन में होता है. परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, इंडस्ट्री प्राइस डिसाइड करती है और फर्म प्राइस टेकर होती है. लेकिन यहाँ पर जो फर्म है
वही इंडस्ट्री है, वही प्राइस मेकर है, वही प्राइस टेकर है, सब कुछ एक ही फर्म है, ठीक है। क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं है, इन इलास्टिक डिमांड है, ठीक है। और जो एंट्री है, दूसरे फर्म्स की एंट्री है, वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। अगर दूसरी फर्म एंट्री कर ही जाएगी तो वो ड्यूओपॉली बन जाएगा, फिर और फर्म्स एंट्री करेंगी तो वो ओलिगोपॉली बन जाएगा, फिर जब बहुत सारी फर्म्स एंट्री कर जाएंगी तो वो परफेक्ट कंपटीशन बन जाएगा। इसलिए अगर मोनोपोली में किसी और फर्म की एंट्री नहीं होती, क्योंकि एंट्री करते ही मोनोपोली ख़त्म हो जाती है, ठीक है। मैक्सिमम प्रॉफिट, सिंपल सी बात है, किसी चीज़ का, किसी इंसान का अगर मोनोपोली है मार्केट में तो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और इसमें एक्सपेक्टेड कंपटीशन का फियर हमेशा रहता है, एक्सपेक्टेड कंपटीशन हमेशा रहता ही है कि भी अगर हम ज़्यादा इंक्रीज़ करने लग गए प्राइजेस को, या हम ज़्यादा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने लग गए अपने कस्टमर्स के साथ, तो लोग आएंगे और हमारे बिजनेस में इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और वो इंटरफेयर कर भी पाएंगे, क्यों? क्योंकि कस्टमर हमारे पास से सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। सेल क्रेता बहुत सारे होते हैं, मतलब बायर्स बहुत सारे होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, ठीक। साधनों की अगतिशीलता, मतलब नॉन डायनामिक रिसोर्सेज, जो भी संसाधन है उसके पास, जो भी रिसोर्सेज है उसके पास, वो ज़्यादा डायनामिक नहीं होते हैं, ठीक है। और इसमें बेसिकली कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं होती, सारी कंपटीशन जो है, मतलब जो उसको एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको सेल्स प्रमोशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सारे महत्वहीन है। देयर इज़ नो इम्पॉर्टेंस या देयर इज़ नो नीड ऑफ नॉन प्राइस कंपटीशन। नॉन प्राइस कंपटीशन का मतलब है कि भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। देयर इज़ नो नीड ऑफ नॉन प्राइस कंपटीशन, ठीक है। ओके, सो दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली। ये हिंदी में लिखा है, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन इंग्लिश एज वेल, तो आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। पॉइंट्स को इंग्लिश में आप लिख भी सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, मोनोपोली का इक्विलिब्रियम निकालने के लिए, व्हेन वी वांट टू फाइंड इक्विलिब्रियम ऑफ मोनोपोली, वी हैव टू अप्रोचेस, TRTC मतलब टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट, एंड MRMC मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, ठीक। और अगर हम प्राइस डिटर्मिनेशन की जब बात करते हैं कि प्राइस कैसे डिसाइड किया जाए, तो शॉर्ट टर्म पीरियड होता है हमारे पास और एक लॉन्ग टर्म पीरियड होता है, ठीक। तो इसको हम आगे देखेंगे। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना इकोनॉमी में कि जो भी वेरिएशंस होते हैं या जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपकी शॉर्ट टर्म में ही होती हैं। शॉर्ट टर्म में 3 केस हो सकते हैं, या तो नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, या लॉस हो रहा है, या सुपर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। या बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, या लॉस हो गया, या नॉर्मल प्रॉफिट हुआ, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म में जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, वहाँ पर हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होता है। देयर इज़ ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग टर्म। चाहे हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें, चाहे हम ओलिगोपॉली, डिओपॉली, मोनोपॉली, मोनोपॉलिस्ट कंपटीशन, किसी की भी बात करें, ठीक है। तो शॉर्ट जो भी ये लॉस और नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट की कंडीशन आती हैं, वो शॉर्ट टाइम पीरियड में ही आती हैं। और लॉन्ग टर्म में जो आता है वो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, अगर प्रॉफिट ज़्यादा होने लगेगा तो दूसरी फर्म्स एंटर करने लगेंगी, और दूसरी फर्म्स एंटर करने लगेंगी तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कॉमन नॉर्मल हो जाएगा, ठीक। और अगर लॉस होने लगेगा तो फर्म्स वहाँ से एग्जिट होने लग जाएंगी, तो अ, वो प्रॉफिट जो है वापस नॉर्मल कंडीशन में आने लगेगा, ठीक। तो लॉस होता है तो फर्म छोड़ के चली जाने लगती हैं, और प्रॉफिट होता है तो फर्म एंटर करने लगती हैं। तो इन लॉन्ग पीरियड नॉर्मल प्रॉफिट ही हर तरह के मार्केट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो पहले इक्विलिब्रियम का देख लेते हैं। इक्विलिब्रियम, मोनोपोली में इक्विलिब्रियम TRTC अप्रोच से होता है। देखो, TR जो जा रहा है, ये रेड वाली लाइन जा रही है, फ्लक्चुएट होता है ये TR, ठीक है। और TC की अगर बात करें तो TC इंक्रीज़ होता है पहले, फिर डिक्रीज़ होता है, फिर इंक्रीज़ होने लग जाता है, ठीक। तो
डोंट यू थिंक कि यहाँ पर जो है वो हमारा रेवेन्यू कम है और कॉस्ट ज़्यादा है, तो ये वाला एरिया हमारा लॉस होता है, ठीक है। और यहाँ पर आकर हमारा रेवेन्यू ज़्यादा हो गया, कॉस्ट कम है, तो ये हमारा प्रॉफिट का एरिया होता है। अगेन हमारे पास हमारा कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है और रेवेन्यू कम रहता है, तो ये वाला एरिया हमारा लॉस का हो गया। और जहाँ पर भी टी आर टी सी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये आपका बीईपी या इक्विलिब्रियम कहलाया जाता है। बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस का एरिया होता है, और इसी को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम निकालने की टी आर टी सी जो अप्रोच है वो ये कहती है कि जहाँ पर टी आर और टी सी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट होता है या इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। और जहाँ पर टी आर नीचे है वो लॉस, और जहाँ पर टी आर ऊपर है वो प्रॉफिट। और जहाँ पर टी आर और टी सी में मैक्सिमम गैप है वो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट एरिया कहलाता है, मैक्सिमम प्रॉफिट पॉइंट कहलाता है, ठीक है। तो टी आर टी सी अप्रोच आई होप क्लियर होगी। ठीक, देखो टी आर जो होता है ना वो पहले फिक्स रहता है, फिर इंक्रीज़ होता है, फिर डिक्रीज़ होता है, फिर इंक्रीज़ होता है, ठीक है। सेम थिंग, पहले कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, फिर डिक्रीज़ हो रही है, फिर इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो आई होप ये चार्ट समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स एज वेल, ठीक है। एम आर एम सी अप्रोच देखते हैं। एम आर एम सी अप्रोच क्या बोलती है, जहाँ एकाधिकारी को उस बिंदु पर मूल्य निर्धारण करना चाहिए जहाँ एम आर एम सी के बराबर हो जाए। अ मोनोपोलिस्ट सेलर शुड डिटरमाइन इट्स प्राइस एट द पॉइंट वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। ऐसी स्थिति में वह अधिकतम लाभ व सामय की स्थिति में होगा, मतलब एट दिस पॉइंट ही और शी या मोनोपोलिस्ट सेलर विल बी एट इट्स मैक्सिमम प्रॉफिट पॉइंट, ठीक है। तो ये आपका एम आर और ये आपका एम सी, ये वाला जो पॉइंट है ये आपका प्राइस होना चाहिए, ठीक है। चलो देखो, एफ क्यू इज़ द पॉइंट जहाँ पर एम आर एम सी को काट रहा है, ठीक है। दैट शुड बी क्वांटिटी, इस इतने क्वांटिटी बेचना चाहिए। और जो ओ पी है, ये ओ पी है, ओ पी दिस शुड बी द प्राइस, ठीक है। और ओ आर दिस इज कॉस्ट, ठीक है। तो प्राइस ऊपर है, कॉस्ट नीचे है, ये आपका प्रॉफिट का एरिया बन गया, ठीक। अब प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली देखते हैं। तो प्राइस डिटर्मिनेशन ना दो तरह से होता है, शॉर्ट पीरियड में एंड लॉन्ग पीरियड में, ठीक है। शॉर्ट में एज वी डिस्कस बिफोर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, सुपर प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन लॉन्ग पीरियड में हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है, ठीक है। चलो शॉर्ट टर्म में देख लेते हैं पहले। देखो एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, एम आर जहाँ एम सी के बराबर होगा वो आपका इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। और इक्विलिब्रियम पॉइंट से जब हम ए आर पर जाएंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट से जब हम ए आर पर जाएंगे तो वो आपका प्राइस होगा। और इक्विलिब्रियम पॉइंट से जब हम ए सी पर जाएंगे तो वो आपका कॉस्ट होगा, हर कंडीशन में, ठीक है। देखो मार्जिनल रेवेन्यू जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा वो आपका इक्विलिब्रियम होगा। और इक्विलिब्रियम से जब हम ए आर पर जाएंगे वो आपका प्राइस होगा। और इक्विलिब्रियम से जब हम ए सी पर जाएंगे वो आपकी कॉस्ट होगी। और उसके बीच का एरिया डिपेंड करेगा कि प्रॉफिट है या लॉस है या नॉर्मल प्रॉफिट है, ठीक है। तो देखो ये ए आर गया और ये एम आर गया, ठीक है, एम आर और ए आर, ठीक। अब ये गया एम सी, जहाँ एम आर एम सी को काटेगा वो आपका इक्विलिब्रियम हो गया,
ठीक है। अब इस पॉइंट से जब हम ए आर पर जाएंगे तो ये आपका प्राइस हुआ, और इस पॉइंट से जब हम ए सी पर जाएंगे, इस ए सी पर, ये रहा ना ए सी, ये ए सी जा रहा है, इस ए सी पर जाएंगे तो ये आपकी कॉस्ट हुई। ठीक है। और देखो कॉस्ट नीचे है, प्राइस ऊपर है, तो ये आपका प्रॉफिट हुआ। इसको हम बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। वापस से बोल रही हूँ, जहाँ मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा वो इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम से जहाँ हम रेवेन्यू पर जाएंगे, सिंपल सी बात है, जितना प्राइस होगा उसी के हिसाब से हमारा रेवेन्यू होगा ना, तो वो हमारा प्राइस होगा। जब हम रेवेन्यू पे जाएंगे तो वो हमारा प्राइस होगा, और जब हम एसी पर जाएंगे, एवरेज कॉस्ट पर जाएंगे, तो वो हमारी कॉस्ट होगी। ठीक है। दोबारा से स्टार्ट को देख ले रहे हैं, 1 सेक, लेट मी। हाँ देखो, ये एम आर और ये एम सी। ठीक है। जहाँ पर इन्होंने काटा ये आपका इक्विलिब्रियम। ठीक है। इस इक्विलिब्रियम से जब हम ए सी, ये हमारा ए सी जा रहा है और ये हमारा ए आर जा रहा है। ठीक है। इस इक्विलिब्रियम से जब ए सी पर जाएंगे तो ये आपकी कॉस्ट, और इस इक्विलिब्रियम से जब हम ए आर तक जाएंगे तो ये हमारा प्राइस, क्योंकि प्राइस से मिलता है हमको रेवेन्यू, और कॉस्ट तो कॉस्ट होती है। ठीक है। तो प्राइस ऊपर है, कॉस्ट कम है, तो ये हमारा सुपर प्रॉफिट का एरिया हो गया। ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। और इसी पॉइंट पर, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ही जो क्वांटिटी है, इतना क्वांटिटी बेचने पर हमको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। मैक्सिमम प्रॉफिट जो कि क्वांटिटी में है। ठीक है। सो लेट मी रिपीट दैट अगेन, ताकि आप भूल नहीं जाओ। जहाँ पर एम आर और एम सी बराबर हैं वो आपका इक्विलिब्रियम है। ठीक है। और इक्विलिब्रियम से अगर हम ए आर तक जा रहे हैं तो वो हमारा प्राइस है, और इक्विलिब्रियम से अगर हम ए सी पर जा रहे हैं तो वो हमारी कॉस्ट है। अगर कॉस्ट नीचे है प्राइस ऊपर है तो प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस दोनों बराबर हैं तो नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, बीईपी वाला पॉइंट। और अगर कॉस्ट ऊपर है प्राइस नीचे है तो वो आपका लॉस। ठीक है। इसके लिए आपको चार्ट में चेंज क्या करना है? चेंज कुछ नहीं, आपको एसी को चेंज करना है। अगर ये इक्विलिब्रियम के ऊपर है, ठीक है, तो वो आपका प्रॉफिट एरिया होगा। इक्विलिब्रियम के ए आर से भी ऊपर है तो वो आपका लॉस एरिया होगा, और सिर्फ ए आर पर है तो वो नॉर्मल प्रॉफिट होगा। आगे चार्ट्स देख रहे हैं, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये आपका एम आर, ये आपका एम सी। ठीक है। जहाँ पर ये काट रहे हैं वो आपका इक्विलिब्रियम। ठीक है। इक्विलिब्रियम से अगर हम ए आर पर जा रहे हैं तो हमारा प्राइस, और ए सी भी यहीं पर है। देखो ए सी भी ए आर पर ही है, ए सी और ए आर एक ही पॉइंट पर है। तो मैं बोल सकती हूँ कि प्राइस जो है वो कॉस्ट के बराबर है। प्राइस कॉस्ट के बराबर है तो ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कंडीशन हो गया। नॉर्मल प्रॉफिट कंडीशन, जिसको हम ब्रेक इवन पॉइंट कंडीशन भी बोलते हैं। ठीक है। अब लॉस में क्या होगा देखो, आई डोंट थिंक यहाँ पे चार्ट है। ओके, तो लॉस का चार्ट हम बना लेते हैं। ये एम आर, ये ए आर है ना, ये एम सी जाएगा। जहाँ एम आर एम सी को काटेगा वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम से हम ए आर पर जाएंगे तो ये आपका प्राइस। अब यहाँ पर ए सी रह गया हमारा, तो ए सी जाएगा ये रहा। तो इस इक्विलिब्रियम से हम ए सी पर जाएंगे तो ये आपकी कॉस्ट। तो अब देखो कॉस्ट ज़्यादा है प्राइस कम है, तो ये जो एरिया हुआ ये आपका लॉस का एरिया हुआ। आई होप इट इज क्लियर नाउ। ठीक है। तो दिस वॉज ए आर
MC, यहाँ पर AC जो है वो, यहाँ पर ये देखना AR और AC, ठीक है, AR ऊपर है AC नीचे है तो हमारा प्रॉफिट, AR AC दोनों बराबर हैं तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट, और AR नीचे है AC ऊपर है तो हमारा लॉस, है ना। देखो यहाँ पर AC जो है वो AR के नीचे है, ये AC है ना, सॉरी ये AR है और ये AC है तो नीचे है ना, तो ये हमारा प्रॉफिट है। AR AC दोनों बराबर पॉइंट पर हैं, मतलब एक दूसरे को टच कर रहे हैं, उसका मिनिमम पॉइंट, तो वो नॉर्मल प्रॉफिट है। और AR से ऐसे ऊपर की तरफ चला जाता तो ये हमारा इधर से ये वाला एरिया लॉस का हो जाता, जैसे कि अभी हमने बनाया था, ठीक। तो दिस वाज प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोलिस्ट कंपटीशन इन शॉर्ट पीरियड। लेकिन जब हम लॉन्ग पीरियड की बात करेंगे तो लॉन्ग पीरियड में एज वी नो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होता है, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट का चार्ट ही आपके सामने है, ग्राफ ही आपके सामने है। आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था बट ईजी तरीका करवाने की कोशिश की। सो नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने ध्यान रखने हैं। जो परफेक्ट कंपटीशन है, पूर्ण प्रतियोगिता, उसमें जो डिमांड होती है वो कम्प्लीटली इलास्टिक होती है, लेकिन मोनोपोली में जो है वो रिलेटिवली इन इलास्टिक होती है। आपका इक्विलिब्रियम या साम्य बिंदु कहाँ बनता है, जहाँ पर MR MC के बराबर होता है, ठीक। ओके, डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ओके, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, ये एक तरह की मोनोपोली का टाइप ही है। डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली का मतलब होता है जहाँ पर जो मोनोपोलिस्ट सेलर है, जो एकाधिकारी विक्रेता है, वो डिस्क्रिमिनेशन करता है, भेदभाव करता है कि भाई किसी भी रीज़न से हो सकता है, कस्टमर के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से, क्वांटिटी खरीद रहा है इंसान उसके हिसाब से, जब एक ही वस्तु को या एक ही चीज़ को, एक ही प्रोडक्ट को वो अलग अलग प्राइसेस पर बेच रहा है, दैट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली या भेदाधिकार या विभेदात्मक एकाधिकार, ठीक है। तो ये मोनोपोली अलग अलग रीज़न से हो सकती है, प्लेस के हिसाब से हो सकती है, पर्सन के हिसाब से हो सकती है, एज, जेंडर, पोस्ट किसी के हिसाब से हो सकती है, टाइम के हिसाब से हो सकती है, कस्टमर का ग्रुप जो है उसके हिसाब से हो सकती है, और डिस्काउंट वगैरह के बेस पर भी हो सकती है कि क्वांटिटी कितनी खरीद रहा है वो, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली आई होप क्लियर होगा, ठीक। अब मोनोपोलिस्ट कंपटीशन जो होता है उसके लिए भी थोड़े से जो है वो रिस्ट्रिक्शंस हमारी गवर्नमेंट ने लगाए हैं। पहले क्या था, 1969 में MRTP एक्ट आया था। MRTP इज मोनोपोलिस्ट रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस। इसमें क्या था, मोनोपोली को रिस्ट्रिक्टेड किया गया था क्योंकि मोनोपोली के बहुत सारे नुकसान थे कि भाई शोषण होता था, कस्टमर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता था, वो डिस्क्रिमिनेशन करता था। लेकिन 2002 में इस एक्ट को रिप्लेस करके कंपटीशन एक्ट ले आया गया। कंपटीशन एक्ट ले आया गया। इसमें क्या है, बेसिकली कंपटीशन को प्रमोट किया जाता है और ऐसी सारी चीज़ों को एलिमिनेट करने की कोशिश की जाती है जो फेयर कंपटीशन को रोक रहे हैं। जैसे बड़े बड़े व्यापारियों का कोलैबोरेशन हो जाना ताकि छोटे व्यापारियों को मार्केट में टिकने ना दिया जा सके, या है ना किसी को बिजनेस ना करने के लिए जो है वो फोर्स करना, या किसी भी रीज़न से। तो यू जस्ट ओनली हैव टू नो कि MRTP क्या है, जो मोनोपोली को रोकने के लिए किया गया था। 2002 में इसको हटाकर कंपटीशन एक्ट ले आया गया, जहां मोनोपोली को रोकना मोटिव नहीं था, कंपटीशन को बढ़ाना मोटिव था, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, एंड दिस वाज ऑल इनफ यू वांट टू यू शुड नो। और भी कोई डाउट है, और भी कोई रीज़न है, या और भी कोई टॉपिक है जो आपने समझना है, प्लीज़ लेट मी नो। आई विल ट्राई टू प्रोवाइड notes and the video like this, and let me know the feedback of this video as well. Bye bye, have a nice day, take care, all the best for your examination.